जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था वो चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड था। चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम आप सभी जानते होंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के चैप्टर में कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, और मुमकिन है आपको ये अंदाजा हो गया हो कि बेटा बहुत सिंपल सा याद करने का चैप्टर है, जिसमें मैं आपसे कुछ इंडस्ट्रीज डिस्कस कर चुका हूं। जिसका अंदाजा आपको होगा, आपने उसको देख लिया होगा। ठीक है। मैं आज आपसे मजीद इंडस्ट्रीज पर बात करूंगा, और आज जिस इंडस्ट्री पर मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगा, नाम है बेटा हमारे नाम है हमारी उस इंडस्ट्री का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अच्छा, इससे पहले हम इससे पहले हम जो हमारे चैप्टर 11 का पहला लेक्चर था, उस पहले लेक्चर में जो जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से बेटा हमने स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पर मैंने आपसे ये तमाम बातें की थी, आपको ये सब कुछ समझाया था। ठीक है। इसके बाद बेटा आपसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बात हुई थी, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी यहाँ पर दी एंड हो गई थी, यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद बच्चों मैंने आपसे पेंट इंडस्ट्री पर बात करी थी, और पेंट इंडस्ट्री हमारी यहाँ पर दी एंड। ओके। और इसके बाद मैंने आपसे डिटर्जेंट इंडस्ट्री पर बात करी थी, और डिटर्जेंट इंडस्ट्री हमारी यहाँ पर दी एंड। कितना सिंपल सा टॉपिक था ये। और बच्चों, उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री पर बात करी थी, जिसमें मैंने आपसे 3 किस्म के सीमेंट डिस्कस किए थे। ओके। आज मैं आपसे बात करूंगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बच्चों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वो तमाम केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो तमाम कंपनीज होती हैं जो हमारे लिए ड्रग्स मैन्युफैक्चर्स करती हैं। ड्रग्स यानी मेडिसन बनाने वाली जो कंपनीज हैं, उन कंपनीज को हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कहते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं बच्चों, न सिर्फ हमारे लिए मेडिसिन डेवलप करती हैं, हमारे लिए मेडिसिन तैयार करती हैं, बल्कि डिजीज पर रिसर्च वर्क भी करवाती हैं। डिजीज पर रिसर्च वर्क के नतीजे में नई नई मेडिसिन डेवलप करती हैं। तो नई डिजीज पर इन्वेस्टिगेशन करवाना, और उस उसको क्योर करने के लिए नई मेडिसिन डेवलप करना, ये तमाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के काम हैं। तो बात अगर आपसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर हो, तो बच्चों सबसे पहली बात, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रेफर्स टू कंपनीज वेयर ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड। वो तमाम कंपनीज जहां ड्रग मैन्युफैक्चर की जाती हैं, उन तमाम कंपनीज को हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कहते हैं। और बच्चों, सवाल ये पैदा होता है कि ड्रग क्या चीज होती है। ड्रग बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। और बच्चों, ड्रग इज आ सब्सटेंस। ड्रग वो सब्सटेंस होता है
that is used to treat or cure a disease in human or animal। बच्चों, वो तमाम के तमाम सब्सटेंस, वो तमाम के तमाम कंपाउंड जो डिजीज की सूरत में एनिमल्स को या ह्यूमन को क्योर करने के लिए जो सब्सटेंसेस इस्तेमाल करते हैं हम, उन तमाम सब्सटेंसेस को हम दवा या ड्रग्स कहते हैं। और बीमार सिर्फ इंसान ही नहीं, एनिमल्स भी होते हैं। तो ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स का जिक्र भी करना जरूरी है। एक बात। दूसरी बात जो करनी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अभी अभी मैंने आपसे ये बात कही थी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर सेक्टर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हेल्थ केयर सेक्टर में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। दे आर नॉट ओनली they are not only concerned with the manufacturing of medicine for disease control, but also invest in extensive research and development activities to discover new drugs। न सिर्फ ड्रग बनाती हैं बल्कि नई ड्रग भी, बच्चों, नई ड्रग भी डिस्कवर करती हैं, न्यू ड्रग्स डिस्कवर करती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज डिजीज के अगेंस्ट थेरेपीज डिस्कवर करती हैं एंड ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट अप्रोचेस। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ड्रग्स तैयार करती हैं, थेरेपीज तैयार करती हैं और ट्रीटमेंट को अप्रोच करती हैं। और बच्चों, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर आपसे बात हुई। अब बात होगी आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर। बच्चों, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से मुराद ड्रग्स हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से मुराद ड्रग्स हैं जिनकी क्लासिफिकेशन करते हैं हम। अच्छा, क्लासिफिकेशन ड्रग्स के स्ट्रक्चर की बेस पर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पर, और और थेरेपिक थेरेपिक यूज और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की बेस पर हम इन तमाम बेसिस पर ड्रग्स यानी मेडिसिन की क्लासिफिकेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर वन एनालिजिस एनालिजिक्स। बच्चों, ये वो मेडिसिन होती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। और हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन में अगर पेन क्रिएट हो जाए तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम मेडिसिन को बच्चों एनालिजिस्ट कहते हैं। तो एक लाइन आप जरा इस बारे में पढ़कर सुनाएंगे। A drug that is that specifically targeted on central nervous system, जो टारगेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, टू प्रोवाइड पेन रिलीफ। यानी अगर हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में, हमारे सर में अगर पेन हो, उसको रिलीव करने के लिए विदाउट, बच्चों, विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस, विदाउट a drug that especially targeted on central nervous system to provide pain relief without
without consciousness is known as analgesic drug. और बच्चों, एस्प्रिन इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन एनालिजिस्ट ड्रग। एस्प्रिन इनमें सबसे कॉमन है, सबसे मशहूर है। तो ब्रेन के पेन को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन क्लासिफाई की जाती हैं उनको एनालिजिस्ट कहते हैं। और बच्चों, एंटीबायोटिक आपको पता ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक की वजह से हमें डिजीज होती है, और उन डिजीज को हम एंटीबायोटिक मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक एग्जांपल देता हूं जी, तो बात कीजिएगा। अ ड्रग प्रोड्यूस फ्रॉम सर्टेन केमिकल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक मेडिसिन। दे सप्रेस द ग्रोथ और किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सप्रेस करते हैं, दबाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। और बच्चों, इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पेंसिलिन। बच्चों, पेंसिलिन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। दुनिया में सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन जो डिस्कवर हुई उसका नाम है पेंसिलिन। नाउ a day. A range of antibiotics are used depending on doctor's prescriptions. दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन का नाम पेंसिलिन है। और अब तो आपको पता है, हजारों एंटीबायोटिक मेडिसिन मौजूद हैं। कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी एंटीबायोटिक मेडिसिन मौजूद ना हो। डिपेंड करता है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर। और बच्चों, अगली जो बात मुझे आपसे करनी है, हमारी नेक्स्ट मेडिसन है जिसको कहते हैं एंटीपायरेटिक मेडिसन। और एंटीपायरेटिक मेडिसन आपकी नॉलेज में होगी। हमें अगर फीवर हो जाए, तो फीवर का मतलब हाई टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसन हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम फीवर की मेडिसिन कहते हैं, एक्चुअली टेम्परेचर कंट्रोल करने की मेडिसिन है वो। ठीक है, ऐसी मेडिसिन को हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन कहते हैं। और इसकी सबसे मशहूर, सबसे कॉमन एग्जाम्पल पैरासिटामॉल है, जो पेनाडोल की शक्ल में और दूसरे नामों से हमें अवेलेबल होती हैं। तो बात ये हुई कि आ ड्रग विच लोअर द बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल इज नोन एज एंटीपायरेटिक मेडिसिन। द मोस्ट वाइडली यूज एंटीपायरेटिक मेडिसिन इज पैरासिटामॉल, एंटी फंगल मेडिसिन। आप जानते हैं कि हमारी स्किन पर, हमारे हेयर में, हमारी स्किन में, हमारी नेल्स में, हमारी बॉडी में अक्सर फंगस हो जाता है। और इस फंगस के लिए हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसको एंटी फंजाई या एंटी फंगस मेडिसिन कहते हैं। तो बच्चों, बात ये हुई कि एंटी फंगल मेडिसिन, these drugs are used to kill fungi that cause infection on skin। स्किन पर इंफेक्शन क्रिएट हो जाता है। द मोस्ट कॉमन स्किन इन्फेक्शन आर रिंगवॉर्म एंड डेंड्रफ। एग्जाम्पल ऑफ antifungal drug is is फ्लोकोनोजोल। फ्लोकोनोजोल ये बच्चों एंटी फंगल मेडिसिन है, एंटी फंगल ड्रग है, जो हमें, हमारी स्किन को, हमारे हेयर्स को फंगस से बचाती है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। बच्चों,
दीज ड्रग्स हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। ये वो मेडिसिन होती हैं जो रिड्यूस करती हैं इन्फ्लेमेशन एंड रिलीव पेन, हमें पेन से बचाती हैं। बच्चों, बुरोफिन is an example of anti-inflammatory medicine. However, many other options are also available. ब्रोफिन इसकी एक एग्जाम्पल है, अदरवाइज अदरवाइज ऐसी एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन बेशुमार है। ओके बेटा, तो बात ये हुई आपसे नंबर 1। नंबर 2, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के बाद बच्चों नंबर 5। G5 ये बच्चों का है, नंबर 6 ये बच्चों नंबर 6 है, एंटी एलर्जिक। आप ये बात जानते हैं कि हमें बेशुमार तरह की एलर्जी हो जाती है, ठीक है। कभी गर्मी से हो जाती है, कभी ठंड से हो जाती है, कभी धूल मिट्टी से हो जाती है, कभी रोशनी से हो जाती है। ओके, और इन तमाम की तमाम डिजीज को क्योर करने के लिए हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों, एंटी एलर्जिक मेडिसिन में जी एक लाइन जरा पढ़ के सुना दीजिए। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एंटी हिस्टेमाइन। और बच्चों, histamine is a chemical produced in body due to decarboxylation of amino acid known as histamine। बच्चों, अमाइनो एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन होती है। डीकार्बोक्सिलेशन अमाइनो एसिड में, अमाइनो प्रोटीन जब हम खाते हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो अमाइनो एसिड बनता है। अमाइनो एसिड की डिकम्पोजिशन होती है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अमाइनो एसिड की जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो बच्चों एक कंपाउंड बनता है जिसको हिस्टिमाइडिन कहते हैं। ओके, दीज ड्रग रिड्यूस हिस्टेमाइन लेवल इन बॉडी। हमारी बॉडी में हिस्टेमाइन लेवल को रिड्यूस करने के लिए हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ एंटी एलर्जिक मेडिसिन आर अवेलेबल इन द मार्केट। वन एग्जाम्पल ऑफ एंटी एलर्जिक मेडिसिन इज डाइफिनाइल हाइड्रामाइन। एंटी एलर्जिक सबसे पुरानी, सबसे कॉमन एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जिसको डाइफिनाइल हाइड्रामाइन कहते हैं। और बच्चों, एंटी मलेरियल, आप जानते हैं जब हमें इंसेक्ट्स अगर काट लें, स्पेशली मॉस्कीटो, मच्छर के काटने से हमें मलेरिया हो जाता है। इस मलेरिया के लिए हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उस मेडिसिन को हम एंटी मलेरियल मेडिसिन कहते हैं। और बच्चों, एं, एंटी प्रोटोजोअल और एंटी मलेरियल ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट मॉस्किटो बाइट infection disease such as malaria. Most common use Most commonly used anti-malarial drug is chloroquinone. ओके, और बच्चों बात यहाँ पर कंप्लीट होती है, टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा। ये जो मेडिसिन हमने डिस्कस की है 7 हैं। अच्छा, एक बात गौर से सुन लीजिएगा। नंबर 1 बच्चों, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपसे
जरूरी नहीं है कि आपसे सारी ड्रग, सारी मेडिसिन की तफसील पूछी जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक। और इसकी एग्जाम्पल हमारी बुक लिखने वाले ने हमारी बुक में दी हुई है। और आप अगर अपनी बुक की एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मौजूद है। व्हाट इज एंटीहिस्टामाइन ड्रग गिव सिम्टम इन विच इट इज यूज। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपने एंटीहिस्टामाइन ड्रग बतानी है। ये रही एंटीहिस्टामाइन ड्रग। ठीक है बेटा, आपने इतना सा जवाब देना है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हो सकता है एंटीबायोटिक के बारे में पूछ लें, एंटी एलर्जिक के बारे में पूछ लें, एंटी मलेरियल मेडिसिन के बारे में पूछ लें। याद बहरहाल आपको सारे करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, याद बच्चों आपको ये सारे करने पड़ेंगे। आइए बात करते हैं। हमारे चैप्टर की अगली केमिकल इंडस्ट्री है जिसका नाम है पेस्टिसाइड्स। ओके। आप ये बात जानते हैं कि पेस्टिसाइड्स वो केमिकल होते हैं, वो मेडिसिन होती हैं, वो स्प्रे होते हैं जो हम अपनी क्रॉप्स पर करते हैं। ठीक है। क्रॉप्स को पेस्ट से बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उस मेडिसिन को हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो आज हमारा अगला जो टॉपिक है बच्चों, हमारे अगले टॉपिक का नाम है पेस्टिसाइड्स। जी, जरा पेस्टिसाइड की डेफिनेशन पढ़ के सुनाइए। केमिकल विच आर यूज टू कंट्रोल, रिपेल और किल पेट्स और इंसेक्ट्स और फंगस आर नोन एज पेस्टिसाइड। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों, पेट्स को किल करने के लिए, रिपेल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, रिपेल करने के लिए, किल करने के लिए हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उस मेडिसिन को हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। पेस्टिसाइड्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगली बात, पेस्टिसाइड बच्चों, जी, तो बात हो रही थी आपसे। पेस्ट आर पेस्ट एंड इंसेक्ट्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज अ क्रॉप। ये क्रॉप को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, लीडिंग टू देयर reduce yield and poor quality. So farmer utilize pesticide for prevent crop from pest from pest and to ensure maximum yield। बच्चों, फार्मर पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं पेस्ट को खत्म करने के लिए, किल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ओके। Although the term pesticide is commonly associated with crop, ये जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड, आमतौर पर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों, पेस्टिसाइड कम्युनिटी जो इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोचेस, रेट्स, ओके, और इस किस्म के जो दूसरे कीड़े मकोड़े, हम उन्हें भी किल करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो बच्चों, बात ये हुई
Although the term pesticides is commonly associated with crop protection, it also used to destroy community pests. Community pests, including cockroaches, rats, flies, etc. और बच्चों, पेस्टिसाइड्स की 3 टाइप्स होती हैं, जिनके नाम इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बसाइड। तो सबसे पहले इंसेक्टिसाइड, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी तमाम मेडिसिन, ऐसे तमाम केमिकल कंपाउंड जो इंसेक्ट्स को रिपेल करने के लिए, किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। तो chemical substances which used to kill insect are called insecticide. The best known insecticide is dichloro diphenyl trichloroethane. Dichloro diethyl ट्राइक्लोरोइथेन, जिसको इन शॉर्ट हम कहते हैं DDT। ये दुनिया का सबसे कॉमन इंसेक्टिसाइड है। और बच्चों, शायद मुमकिन है आपको ये बात पता हो, किसी भी कोई भी पौधा या फसल या क्रॉप जब हम लगाते हैं तो उसमें उसके साथ साथ दूसरी हर्ब भी क्रिएट हो जाती हैं। एक पौधा, एक पर्टिकुलर प्लांट लगा हुआ है और उसमें कोई और सी घास निकल आई या कोई और दूसरा प्लांट निकल आते हैं। ये प्लांट हमारे एक्चुअल प्लांट की न्यूट्रिशन को खाते हैं, इन्हें कहते हैं वीड्स। इनको खत्म करने के लिए हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं हर्बसाइड। तो बच्चों, बात ये हुई हर्बसाइड के बारे में। बच्चों, अनडिजायरेबल हर्ब, जिन्हें हम चाहते नहीं हैं कि वो जमीन से उगें, अनडिजायरेबल हर्ब often coexist with crop, creating problem for growth and fertility of crop. These type of herb are known as weed. फजूल जो घास निकल आती है उसको वीट कहते हैं। और बच्चों, हर्बसाइड आर द केमिकल विच आइदर डिस्ट्रॉय और स्टॉप ग्रोइंग वीट। वीट को ग्रो करने से रोकती है जो मेडिसिन, उसको हर्बसाइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। बच्चों, ये एक हर्बसाइड है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 फंजिसाइड। बच्चों, fungicides are chemical substances employed to eliminate undesired fungi that develop within crop। बच्चों, क्रॉप के साथ साथ जो फंजाई डेवलप हो जाती है उसको खत्म करने के लिए हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसको फंजीसाइड कहते हैं। तो पेस्टिसाइड हमारा टॉपिक था, इतना सा मामूली सा टॉपिक था, दी एंड हुआ। इसको बच्चों एज इट इज याद कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं आपसे एक नए टॉपिक पर, और नए टॉपिक का नाम है व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि पॉलीमर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दूसरी बात ये कि पॉलीमर मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। पॉलीमर जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर मासेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये जिनसे बनते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास कम होते हैं। छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम मोनोमर कहते हैं। तो स्मॉल मॉलिक्यूल जिसके मॉलिक्यूलर वेट भी स्मॉल होते हैं,
ठीक है, उनसे जो जाइंट मॉलिक्यूल बनते हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर कहते हैं। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, आप अगर मुनासिब समझें तो पॉलीमर की डेफिनेशन एक लाइन की है, आप जरा इसको पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पॉलीमर इज अ हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड दैट फॉर्म्स by the combination of large number of one or more types of molecules of low molecular mass। बच्चों, एक या एक से ज्यादा किस्म के स्मॉल मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर मास भी लो होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से जो जाइंट मॉलिक्यूल बनते हैं उनको पॉलीमर कहते हैं। एक बात तो ये हो गई सिंपल सी, जो आपकी नॉलेज में पहले से थी। बच्चों, पॉलीमर की दो टाइप होती हैं, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर उन्हें कहते हैं जो नेचुरल हो, जो नेचुरली अक्कर करते हो, जैसा कि स्टार्च, जैसा कि सेलुलोज, जैसा कि कॉटन, जैसा कि सिल्क। ओके, ये वो पॉलीमर हैं जो नेचुरल हैं, अल्लाह ने बनाए। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि टॉपिक का नाम है पॉलीमर इंडस्ट्री। ठीक है, और ये जो मैंने नेचुरल पॉलीमर्स के नाम लिए हैं, ये कोई इंडस्ट्री में थोड़ी बनते हैं। अच्छा, पॉलीमर की एक टाइप नेचुरल पॉलीमर है, और पॉलीमर की दूसरी टाइप सिंथेटिक पॉलीमर है। सिंथेटिक पॉलीमर उन पॉलीमर्स को कहते हैं जो सिंथेटिकली, मसनूई तरीके से लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में तैयार किए जाएं। ऐसे तमाम पॉलीमर्स को हम सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। जी बेटा, तो बात बात पॉलीमर्स की चल रही है। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, दो किस्म के पॉलीमर होते हैं, नंबर वन नेचुरल और सिंथेटिक। और नेचुरल पॉलीमर, पॉलीमर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर, सच एज रबर, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, और बच्चों नेचुरल सिल्क, रेशम कहते हैं जिसको। ठीक है, इन तमाम को हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर, और हमारा टॉपिक एक्चुअली सिंथेटिक पॉलीमर है। तो बच्चों, पॉलीमर विच आर सिंथेसाइज बाय केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर। किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले पॉलीमर्स को कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। और सिंथेटिक पॉलीमर बेशुमार हैं, जैसे पॉलीइथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पीवीसी, पीवीए, नायलॉन, प्रिस्पेक्स, बेकलाइट, वगैरह वगैरह। बेशुमार पॉलीमर ऐसे हैं जिन्हें हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। तो बच्चों, बात ये हुई कि पॉलीमर विच आर सिंथेसाइज बाय केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड synthetic polymer such as polyethylene, polypropylene, PVC, PVA, नायलॉन, बेकलाइट, प्रिस्पेक्स, मेलामीन, ये सब के सब सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। ओके बच्चों, इसी बात को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपसे बात करूंगा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर की दो टाइप होती हैं। ठीक है, एक को कहते हैं एडिशन पॉलीमर, दूसरे को कहते हैं कंडेंस पॉलीमर। कंडेंस पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर दो किस्म के होते हैं, एडिशन और कंडेंस, कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहते हैं। एडिशन पॉलीमर ऐसे पॉलीमर को कहते हैं जो मोनोमर्स के सिंपली एडिशन से बनते हो, और ऐसी पॉलीमराइजेशन को
जिसमें मोनोमर्स ऐड होकर पॉलीमर बन रहा हो, ऐसे पॉलीमर को एडिशन पॉलीमर, और ऐसी पॉलीमराइजेशन को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ओके बेटा। अच्छा, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर ऐसे पॉलीमर को कहते हैं जिसमें कंडेंसेशन होती है, यानी यानी मोनोमर्स सेम या डिफरेंट रिएक्ट करते हैं, पॉलीमर बनता है, और पॉलीमर के साथ साथ वाटर भी बनता है या मीथेनॉल फॉर्म होता है, जिसकी वजह से बनने वाला पॉलीमर फौरन कंडेंस हो जाता है। ऐसे पॉलीमर को हम कंडेंस या कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। तो बात पता चली टाइप्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। बच्चों, सिंथेटिक पॉलीमर की सिंथेटिक पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड क्लासेस on the basis of types of process involved during their production। दो टाइप होती हैं, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है। अच्छा, बात अगर करें एडिशन पॉलीमर्स की, तो बच्चों एडिशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व सेल्फ एडिशन ऑफ अनसैचुरेटेड मोनोमर्स। अनसैचुरेटेड मोनोमर सेल्फ एडिशन कर लेते हैं टू फॉर्म जाइंट मॉलिक्यूल, यानी खुद ही ऐड हो जाते हैं और जाइंट मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ऐसे पॉलीमर को हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं। ऐसी पॉलीमराइजेशन को हम एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर, बच्चों, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन लिंक सेम और डिफरेंट मोनोमर बाय एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर और मीथेनॉल। यानी पॉलीमर बनता है, साथ साथ वाटर या मीथेनॉल एलिमिनेट होता है। तो ऐसे पॉलीमर को हम कंडेंस पॉलीमर कहते हैं, और ऐसी पॉलीमराइजेशन को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। बच्चों, एक बात अपने जहन में रखिएगा, ये जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, पहली बात तो दो टाइप के होते हैं, एडिशन और कंडेंसेशन। ठीक है। इनकी मजीद दो टाइप और भी होती हैं। ठीक है। और इससे पहले कि मैं मजीद दो टाइप आपको बताऊं, ये बात जहन में रखिएगा कि ये जो पॉलीमर होते हैं आमतौर पर प्लास्टिक होते हैं। हम इन्हें प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं ये प्लास्टिक होते हैं, और प्लास्टिक की दो टाइप होती हैं। एक होती है थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक, एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बच्चों, ऐसा पॉलीमर या ऐसा प्लास्टिक जो हीट करने से सॉफ्ट हो जाए एंड गेट हार्ड ऑन कूलिंग, कूल करने से दोबारा हार्ड हो जाए, ऐसे पॉलीमर को हम कहते हैं थर्मो सॉफ्टनिंग पॉलीमर, थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। मेरी मुराद ये है कि ये वो पॉलीमर होते हैं जो रिसाइकिल हो जाते हैं। बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो रिसाइकिल 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 बार बार मेल्ट करते हैं, बार बार नई चीजें बनाते हैं, बार बार मेल्ट करते हैं, बार बार नई चीजें बनाते हैं। कितनी मर्तबा भी प्रोसीजर रिपीट करें, प्लास्टिक की क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे प्लास्टिक को, ऐसे पॉलीमर को थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक, थर्मो सॉफ्टनिंग पॉलीमर कहते हैं। और कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं विच कैन बी हीटेड ओनली वंस, जो सिर्फ एक दफा हीट होते हैं बिफोर दे मोल्ड, मोल्ड होने से पहले एक दफा हीट होते हैं।
और एक मर्तबा मोल्ड हो जाए, शेप बन जाए, तो फिर वो दोबारा कभी मेल्ट नहीं होते। ऐसे पॉलीमर को थर्मोसेटिंग पॉलीमर या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। तो बात आपसे जो हो रही थी बच्चों, वो ये थी कि another classification of synthetic polymer is based on their behavior on heating per behavior, thermo softening plastic, thermo softening बच्चों, thermo plastic soften on heating and get hard on cooling. The repetition of the process does not affect the properties of these plastics. They can easily be molded। आराम से इसको किसी भी शक्ल में मोल्ड कर लेते हैं। जबकि थर्मो सेटिंग उस प्लास्टिक को कहते हैं। द प्लास्टिक बिलोंगिंग दिस क्लास कैन ओनली बी हीटेड वन बिफोर दे सेट ऑन कूलिंग। द प्रोसेस डज नॉट repeat, therefore plastic which can be heated only once are called thermosetting plastic। तो बच्चों, जब आप पॉलीमर इंडस्ट्री याद करने बैठेंगे तो सबसे पहले सिंथेटिक पॉलीमर की डेफिनेशन याद करेंगे। पॉलीमर की दो टाइप, नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर याद करेंगे। उसके बाद नेचुरल को छोड़कर सिंथेटिक पॉलीमर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि सिंथेटिक पॉलीमर दो होते हैं, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमर के बारे में एक लाइन, कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में एक लाइन, और उसके बाद बच्चों एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर यानी सिंथेटिक पॉलीमर की फर्दर क्लासिफिकेशन थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक पर पहुंचकर बात हमारी कंप्लीट हो जाती है। टॉपिक हमारा बच्चों कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड नाइलॉन। बच्चों, सबसे पहली बात करनी है, सबसे पहली बात करनी है पीवीसी। आइए बात का आगाज करते हैं। देखें बच्चों, आप सब ये बात जानते हैं कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, ओके, और इस मॉलिक्यूल का नाम है इथीन। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन हटा दूं तो ये बन गया विनाइल, ओके, रेडिकल। और विनाइल से मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया, ये बन गया विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए, एन। ठीक है, और इसको हीट करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, 60 to 70 डिग्री तक जब इसको हीट करेंगे तो ये जो विनाइल क्लोराइड आपको नजर आ रहा है, इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आप अगर गौर करें, ये देखो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल की शक्ल ऐसी हो गई। ठीक है, अच्छा एक मॉलिक्यूल, अच्छा हैं कितने, एन। तो एक मॉलिक्यूल के बाद ये विनाइल क्लोराइड का दूसरा मॉलिक्यूल, बच्चों ये विनाइल क्लोराइड का एक और मॉलिक्यूल, फिर एक और मॉलिक्यूल, फिर एक और मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा पता है क्या होगा,
एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से लिंक अप हो जाएगा। ये देखो दोनों का लिंक बन गया। एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से। हमारे पास इतनी जगह नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है कि हजारों मॉलिक्यूल ज्वाइन करके दिखाएं। दो मॉलिक्यूल ज्वाइन करके दिखाए, ब्रैकेट बना दिया। एक वैलेंसी इधर खाली शो करी, एक वैलेंसी इधर खाली शो करी, और नीचे लिख दिया एन। इसको देखकर देखने वाला समझ जाएगा कि जिस तरह दो मॉलिक्यूल ज्वाइन हुए हैं उसी तरह एन मॉलिक्यूल ज्वाइन होंगे। और बच्चों, एन मॉलिक्यूल जब ज्वाइन होंगे तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, जाइंट मॉलिक्यूल होगा। इस जाइंट को कहते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। मगर बच्चों, ये समझाने का तरीका है। एग्जाम में आपने इसको ऐसे नहीं लिखना। विनाइल क्लोराइड को आपने ऐसे करके लिखना है। आप चाहें तो चेक कर लें, दोनों बिल्कुल सेम है। ऐसे लिखना है, और ब्रैकेट से पहले एन। विनाइल क्लोराइड के एन मॉलिक्यूल लिए और उसको इतना टेम्परेचर दिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड कैटलिस्ट दिया। तो बताओ बेटा क्या हुआ? पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। किसका? सबका। आप अगर गौर करें तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबका पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है बच्चों? और पाई बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो दोनों तरफ आपको एक एक वैलेंसी खाली नजर आ रही होगी। ठीक है? ब्रैकेट में बंद करके नीचे लिख दिया एन। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल लिंक करेगा दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। इस तरह हजारों मॉलिक्यूल यानी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और एक नया मॉलिक्यूल बनेगा। इस नए मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, जो के नाम से जो मशहूर है। तो बच्चों, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी इज अ वाइडली यूज थर्मोप्लास्टिक ड्यू टू वर्सटाइलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी की वजह से ये दुनिया का मोस्ट कॉमन वाइडली यूज प्लास्टिक है। इट इज नोन फॉर इट्स एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, लाइट वेट एंड लो कॉस्ट। सस्ता भी होता है, लाइट वेट भी होता है, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बहुत ज्यादा होती है। पीवीसी इज एन एडिशन पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। और बस आखिरी चौथा पॉइंट ऐसे लिखेंगे, इट इज प्रीपेयर्ड by heating vinyl chloride at 60 to 70 degree in the presence of H2O2। ओके बेटा? और यूजेस आप सभी को अच्छी तरह से पता होंगे कि पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बॉटल्स। इसको बॉटल बनाने में इस्तेमाल करते हैं बच्चों, पाइप बनाने में इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल ट्यूब्स, ब्लड बैग एंड इंसुलेशन मटेरियल ऑन इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए हम पीवीसी इस्तेमाल करते हैं। आप अगर क्वेश्चन को देखें तो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड नाइलॉन। बच्चों, पॉलीविनाइल क्लोराइड पर तो बात पूरी हो गई। अब मैं आपसे बात करूंगा नायलॉन पर। ओके?
अच्छा, आप अगर आप अगर गौर करें, नायलॉन 66, अभी बताता हूं नायलॉन 66 क्यों कहा जा रहा है। नायलॉन 66 is a type of synthetic polymer. It is known due to its high strength, lightweight, and excellent mechanical properties. लाइट वेट होता है, हाई स्ट्रेंथ होती है, इस वजह से ये ज्यादा पॉपुलर है। और बच्चों, आप अगर असली बात पर गौर करें तो वो ये है, ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को आप अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डाई अमाइन है ये, NH2, उसके बाद बेटा CH2, 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 कितने हो गए? 5, और एक और CH2, और ये बेटा NH2। तो ये जो दरमियान वाले CH2 हैं, इन्हें हमने ऐसे करके लिख दिया। ठीक है। अच्छा, नाम इसका हेक्सामीथाइलिन डाई अमाइन, हेक्सामीथाइलिन डाई अमाइन। एक बात तो ये हो गई। बच्चों, आप अगर इस पर गौर करें, ये देखिए, कार्बोक्सिलिक CH2, 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 और एक और कार्बोक्सिलिक। ठीक है। अच्छा, ये जो बीच वाले 4 CH2 हैं, इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कार्बोक्सिलिक, दूसरा कार्बोक्सिलिक, और बीच में CH2। टोटल कार्बन इसमें हो गए 6। ओके। तो अगर 6 कार्बन है और 2 कार्बोक्सिलिक हैं, तो आप नाम क्या रखोगे? नाम क्या रखेंगे? हेक्सेन डाई ओइक एसिड। ओके बेटा। लेकिन ये मशहूर है एडिपिक एसिड के नाम से, एडिपिक एसिड। बच्चों, ये भी मोनोमर है और ये भी मोनोमर है। इन दोनों की पॉलीमराइजेशन हो रही है। ये देखिए, हेक्सामिथाइलिन डाईअमाइन में से निकलेगा H, इधर से OH, और ये बन जाएगा H2O। बच्चों, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। बल्कि मैं बनाकर दिखा देता हूं, ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक की एक वैलेंसी फ्री हो गई, और इधर नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, और दोनों में बॉन्ड बन गया। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ज्वाइन हो गया। अच्छा, सेम इधर से भी यही होगा। ये वाला OH, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला OH निकलेगा। चलें देख लें। बच्चों, ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है, ये, चलें और अच्छा करके इसको देख लें। जी, तो ये पहला वाला मॉलिक्यूल और ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, और एक वैलेंसी इधर खाली हो गई, एक वैलेंसी इधर खाली हो गई। ये कंटिन्यूटी को शो कर रही है। यानी जिस तरह इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, ऐसे बॉन्ड रिपीट 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 होते रहेंगे। एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। इस मॉलिक्यूल को कहते हैं नाइलॉन 66। क्यों भाई? क्योंकि इस मोनोमर, ये मोनोमर भी 6 है, ये मोनोमर भी 6 है।
ठीक है, इसमें भी 6 कार्बन है, उसमें भी 6 कार्बन है, इसलिए बनने वाले पॉलीमर को नाइलॉन 6 कहते हैं। तो इट इज मेड ऑफ डाई अमाइन एंड डाई बेसिक एसिड। नाइलॉन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ hexamethylene diamine with 2 amino group and adipic acid with 2 carboxylic group। और बच्चों, ये सब कुछ लिखने के बाद इक्वेशन बनाना कंपलसरी है। और नायलॉन के यूजेस में बच्चों, टेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पैराशूट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉप्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फिश नेट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और ब्रेस्टलेस ऑफ ब्रश एंड टायर, ये तमाम चीजें नायलॉन से बनती। ओके बेटा, इस तरह हमारी पॉलीमर इंडस्ट्री दी एंड होती है। पॉलीमर इंडस्ट्री बेटा हमारी कंप्लीट होती है। ओके, बात करनी है आपसे कॉस्मेटिक्स पर। हमारी अगली इंडस्ट्री का नाम है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। बच्चों, कॉस्मेटिक बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉस्मेटिक उन तमाम मटेरियल्स को कहते हैं जो हमारी स्किन को, हमारे फेस को, हमारे कॉम्प्लेक्शन को, हमारी स्किन को, हमारे नेल्स को, हमारे हेयर्स को ब्यूटीफुल करते हैं। तो हमारे कॉम्प्लेक्शन, हमारी स्किन, हमारे हेयर, ठीक है, हमारे फेस को खूबसूरत करने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उस मटेरियल को कहते हैं कॉस्मेटिक्स। पहले आप ये तमाम चीजें देख लें जिनको आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे। ओके, इन पर आपसे बात करनी है। तो सबसे पहली बात, हाउ कैन यू डिफाइन कॉस्मेटिक्स? तो बच्चों, वर्ड कॉस्मेटिक इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। और ग्रीक वर्ड आपके सामने है, कॉस्मेटिको। कॉस्मेटिको, जिसके मीनिंग है ब्यूटीफाइंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन। बच्चों, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्यूटीफाइंग करने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम कॉस्मेटिक कहते हैं। नंबर 1, बच्चों, कॉस्मेटिक आर प्रोडक्ट्स that are used to enhance or alter the appearance of face, body, nails और hair। हमारी बॉडी, हमारे चेहरे, हमारे नेल्स, हमारे हेयर को एनहेंस करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, उन मटेरियल्स को हम कॉस्मेटिक कहते हैं। बच्चों, थाउजेंड ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। हजारों प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, उनमें से कुछ पर मैं आपसे बात करूंगा। नंबर 1, लिपस्टिक। बच्चों, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप पहली बार सुन रहे हो या देख रहे हो, इसलिए ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। लिपस्टिक इज अ केमिकल। लिपस्टिक एक केमिकल है जो यूज होता है टू कलर, मॉइस्चराइजेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लिप्स। बच्चों, लिप्स को कलरफुल करने के लिए, लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए और प्रोटेक्शन देने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, उस मटेरियल को लिपस्टिक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, लिपस्टिक इज मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ ऑयल, डिफरेंट ऑयल, वैक्सेस, पिगमेंट, फ्रेगनेंसेस
एंड मॉइस्चराइजिंग एजेंट। लिपस्टिक बनाने के लिए ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वैक्सेस इस्तेमाल करते हैं, पिगमेंट इस्तेमाल करते हैं, फ्रेगनेंसेस इस्तेमाल करते हैं, मॉइस्चराइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। तो 1 2 3 4 5, इन पांचों चीजों से बनने वाले मटेरियल को हम लिपस्टिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगली जो बात आपसे करनी है वो अगला कॉस्मेटिक है और नेल पॉलिश है। ठीक है बच्चों, नेल्स को पॉलिश करने के लिए इट इज अ टाइप ऑफ लेकर। लेकर मतलब लेयर बच्चों, लेकर मतलब लेयर, दैट इज यूज टू एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ नेल इन वुमेन। खवातीन के नेल्स काम कर करके खराब हो जाते हैं, तो उन्हें ब्यूटीफुल करने के लिए, उन्हें खूबसूरत करने के लिए, इनहेंस करने के लिए हम उस पर एक लेयर कोट करते हैं। उस लेयर को कहते हैं नेल पॉलिश। और बच्चों, बेसिक कंपोनेंट ऑफ नेल पॉलिश इंक्लूड पिगमेंट, रेजिन, प्लास्टिसाइजर एंड फिल्म फॉर्मर। 1 2 3 4, पिगमेंट, रेजिन, प्लास्टिसाइजर, फिल्म फॉर्मर। ठीक है, इन चार चीजों से बनता है नेल पॉलिश। और फिर उसको रिमूव भी किया जाता है, क्योंकि नमाज पढ़नी है, रिमूव करना जरूरी है। बच्चों, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं वो एसीटोन है, अलोंग विथ सम अदर इंग्रेडिएंट सच एज सेंट। ठीक है, नेल पॉलिश लेकर रिमूव करने के लिए हम एसीटोन इस्तेमाल करते हैं, जिससे नेल पॉलिश रिमूव हो जाती है। और बच्चों, हेयर डाइज, और आपको ये बात पता होगी कि हेयर्स को भी डाई करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो भी खराब हो जाते हैं। अच्छा, हेयर्स को कलरफुल बनाने के लिए जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं हेयर डाइज। ये जो हेयर डाइज होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा टेम्परेरी हेयर डाइज, एक होता है परमानेंट हेयर डाई। हालांकि परमानेंट भी परमानेंट नहीं होता, लेकिन उसको परमानेंट कहते हैं क्योंकि काफी अरसे तक चलता है। अच्छा, दोनों में फर्क डेवलपर का है। जो टेम्परेरी हेयर डाइज होते हैं उनमें डेवलपर यूज नहीं होते, बस कलर कर देते हैं, 1 2 3 वॉश करते हैं, साफ हो जाता है। जबकि परमानेंट हेयर डाइज परमानेंट होते हैं, उनको पक्का करने के लिए डेवलपर इस्तेमाल करते हैं, और डेवलपर अमोनिया से बनते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड से बनते हैं। तो पता ये चला बच्चों, अगला कॉस्मेटिक है हेयर डाइज। और हेयर डाइज के बारे में, दीज आर केमिकल दैट चेंज द कलर ऑफ हेयर। हेयर डाइज आर क्लासिफाइड इनटू, बच्चों, आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इसकी बच्चों इसकी 2 टाइप्स होती हैं, टेम्परेरी हेयर डाइज, परमानेंट हेयर डाइज। टेम्परेरी हेयर डाइज लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इनकी लास्टिंग मुख्तसर होती है, टाइपिकली अ फ्यू वॉशेस, चंद मर्तबा वॉश करें तो ये खत्म हो जाते हैं। इट इज अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म सच एज स्प्रे, जेल्स एंड शैम्पू। स्प्रे की शक्ल में भी होते हैं, जेल्स की शक्ल में भी होते हैं, शैम्पू की शक्ल में भी होते हैं। ठीक है, इनकी लास्टिंग शॉर्ट होती है, जबकि परमानेंट
Dyes refer to coloring product that last for long period of time. इनकी lasting ज्यादा होती है. It mainly consists of colorant and developer. The developer is an oxidizing agent. Generally, hydrogen peroxide is used as developer. तो बच्चों, बात कॉस्मेटिक की हो रही थी. नंबर 1 लिपस्टिक, नंबर 2 नेल पॉलिश, नंबर 3 नेल पॉलिश रिमूवर, नंबर 4 हेयर डाइज. तो बात हेयर डाइज पर करी तो हेयर डाइज 2 निकल कर आ गए. अब डेफिनेटली नंबर 5 पर जाएंगे, परफ्यूम्स. कॉस्मेटिक अधूरी है परफ्यूम के बगैर. ठीक है, क्योंकि अगर खुशबू ना आए तो सारे कॉस्मेटिक बेकार हैं. दीज आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. इसमें एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, फिक्सेटिव होते हैं, दैट क्रिएट फ्लेज एंड डिस्टिंक्टिव scent. They consist of top, middle, and base notes, which long lasting fragrance. बच्चों, aromatic compounds, solvent, fixative, that create plays, जिससे खुशबू आती है. डिस्टिंक्टिव सेंट. दे कंसिस्ट ऑफ, ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. टॉप क्लास भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, और बेस नोट्स के भी होते हैं. ठीक है. और बच्चों, यहां पहुंचकर हमारी कॉस्मेटिक तमाम हुई. ठीक है. अगली बात जो मुझे आपसे करनी है वो बच्चों ये है. ये हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है. ठीक है. चलें जल्दी से देखें और देखकर बताइए कि क्या फील हो रहा है आपको. ग्लू, गम. ठीक है. दो चीजों को चिपकाने के लिए बच्चों, टू सरफेसेस को बाइंड करने के लिए, चिपकाने के लिए जो ग्लू इस्तेमाल करते हैं, जो गम इस्तेमाल करते हैं, जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, उस मटेरियल को कहते हैं एडहेसिव. तो एडहेसिव हमारे टॉपिक का नाम है. तो बच्चों, एडहेसिव हमारे टॉपिक का नाम है. तो ये जो मटेरियल आपके सामने नजर आ रहा है, ये मेरा बेटा एडहेसिव है. ये बच्चों एडहेसिव है. गोरिल्ला सुपर ग्लू. ओके, नाम कुछ भी रख दें, बहरहाल एडहेसिव है. ठीक है. ये बच्चों सभी जानते होंगे, एडहेसिव है. समझ तो गए होंगे इनको देखकर. ये मेरा बेटा एडहेसिव है. जोड़ने के लिए, चिपकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. एडहेसिव है ये, एडहेसिव है ये, एडहेसिव है ये, एडहेसिव है ये. ठीक है. तो हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, व्हाट आर एडहेसिव. जल्दी से बता दीजिए. एडहेसिव और ग्लू आर केमिकल सब्सटेंस दैट यूज टू स्टिक मटेरियल टुगेदर. टू स्टिक मटेरियल टुगेदर यानी दो चीजों को स्टिक करने के लिए, जोड़ने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं उनको एडहेसिव कहते हैं. दे आर लिक्विड, ये लिक्विड भी होते हैं और सेमी सॉलिड भी होते हैं. दे क्रिएट बॉन्ड बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के दरमियान बॉन्ड क्रिएट करते हैं. ऑल्दो आइदर फिजिकल और केमिकल प्रोसेस. बच्चों, दो चीजों को जोड़ देते हैं, या तो फिजिकली या फिर केमिकली. सम ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज एडहेसिव आर डिस्क्राइब्ड below.
बच्चों, नंबर 1 स्टार्च। और अगर आप बात को समझ जाएं तो मैं आपको देसी जबान में बता देता हूं, इसको कहते हैं लई। अच्छा, एक दौर ऐसा भी था कि जब बुक्स बाइंडिंग करने के लिए, बुक्स को बाइंड करने के लिए, कॉपीज को बाइंड करने के लिए, पेपर्स को बाइंड करने के लिए, पतंग बनाने के लिए, काइट बनाने के लिए हम जो एडहेसिव इस्तेमाल करते थे, उस एडहेसिव को कहते हैं स्टार्च। ये बहुत ही लो कॉस्ट होता है, आप अपने घर में भी बना सकते हैं। स्टार्च लें, स्टार्च मतलब मैदा, पानी में डालें, ओके, और चूल्हे पे रख के इसको पका लें, गाढ़ा हो जाएगा, चिपक पैदा हो जाएगी। और चिपक पैदा होने से आप इसको एज अ एडहेसिव इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, पढ़ के बता दीजिए। इट इज अ मटेरियल, बच्चों, इट इज अ नेचुरल एडहेसिव and prepared by heating starch suspension in water. It has low adhesive strength but widely used because it is easily prepared and low cost. आराम से बच्चा भी बना सकता है और कॉस्ट इसकी लो होती है। जी बेटा, इपॉक्सी रेजिन, दीज आर स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक एडहेसिव, ये स्ट्रॉन्ग होता है एंड कॉमनली यूज फॉर बॉन्डिंग मेटल, मेटल को जोड़ने के लिए, प्लास्टिक को जोड़ने के लिए, ग्लासेस को जोड़ने के लिए, सेरामिक्स आइटम्स को जोड़ने के लिए। लई तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्टार्च तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उस मटेरियल को कहते हैं इपॉक्सी रेजिन। और बच्चों, सिलिकॉन रेजिन आप सभी ने देखा होगा। सिलिकॉन एक रेजिन है जो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, पानी की लीकेज रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर क्रैक आ जाए तो सिलिकॉन भर देते हैं। ओके, सिलिकॉन वो मटेरियल है जो एज एडहेसिव इस्तेमाल होता है। आप सभी ने देखा होगा सिलिकॉन ट्यूब की सूरत में आता है। ओके, तो बच्चों, these are known as these are known with their high strength, high thermal stability and water repellent ability। वाटर से कोई खराब नहीं होता। These are used in sealing of engine, gasket making। लड़कों को ये बात पता होगी कि इंजन बनाते हैं तो उसमें गैस्केट फिट करते हैं, और गैस्केट फिट करते हुए सिलिकॉन इस्तेमाल करते हैं। बॉन्डिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सिलिकॉन रेजिन। जी बेटा, सुपर ग्लू, इट इज केमिकली नेम्ड एज सियानो एक्राइलेट, सियानो एक्राइलेट इसका नाम है। इट इज फास्ट एक्टिंग एडहेसिव दैट बॉन्ड क्विकली ऑफ ब्रोकन आइटम सच एज ज्वेलरी, टॉयज, ऑटोमोटिव। और बच्चों, लास्ट वन, वुड ग्लू। और इसको सभी ने देखा होगा, इसको बेटा सभी ने देखा होगा। वाइट कलर का वाटर बेस्ड ग्लू। आप अगर चाहें तो इसमें पानी शामिल करके इसको थिक या थिन भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एक्राइलो सियानो एसीटेट होता है जिसको हम वुड ग्लू कहते हैं। लकड़ी के 2 पीसेस, चिपबोर्ड के 2 पीसेस
फॉर्मिका के 2 पीसेस अगर वुड ग्लू लगाकर पेस्ट कर दिए जाएं और हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए तो ये जुड़ जाते हैं। ये काम करने वाले को कहते हैं वाटर ग्लू। तो बच्चों, इट इज केमिकली नेम्ड एज polyvinyl acetate. It is a water-based adhesive. It is form a strong and durable bond between pieces of wood when compressed, then under high pressure. ओके, यहाँ पहुंचकर बच्चों बात मुकम्मल होती है। यहाँ पहुंचकर बात मुकम्मल होती है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है। और अंदाजा हो गया होगा आपको, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो बहुत टिपिकल हो। सिंपली याद करने के टॉपिक हैं जिसको आमतौर पर कहा जाता है कि रटने के टॉपिक हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह करीब मैं आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट भी रिकॉर्ड करके दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।